अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज है तनख्वाहदार तबके की कहानी बनाम सरकार। अगर आज मैं थोड़ा आहिस्ता बोलूं तो मेरे साथ उसको बेयर कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक है। रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के बोलने से बाद में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। आज के टॉपिक के ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था, थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे सिवाय हैरानी के और दुख के और कुछ नहीं मिला। आज का टॉपिक ये है कि तनख्वाहदार तबका, जो हमारे मुल्क का तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो लोग हैं वो तनख्वाहदार हैं। तनख्वाह किसी भी सूरत में लेते हैं, कंपनी देती है, मालिक से लेते हैं, कम तनख्वाह में है, ज़्यादा तनख्वाह में है, हम तनख्वाह पे जीते हैं। लैंडलॉर्ड तो है नहीं, कुछ लैंडलॉर्ड हैं वो आपको नज़र आ जाते हैं। जो बहुत अमीर लोग हैं वो आपको नज़र आ जाते हैं। वो कितने अमीर हैं वो भी आप सबको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है। बार बार उनकी अमीरी को कैसे हम बयान करें, लेकिन वो अमीर लोग आपको अलग अलग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक टैक्स कटता है इनकम टैक्स की मद में, कि आपकी इतनी इनकम है, इस इनकम पे आपका इतने % टैक्स है, जो 35 से 40% तक आता है इनकम टैक्स के ऊपर जो इनकम का छपता है। अब जो बंदा प्राइवेट बंदा है, यानी कि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट काम कर रहा है, वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है, कम दिखा सकता है। शो करना है ना, वो कम और ज़्यादा शो कर सकता है, इस तरह वो चीज़ों को बचा लेता है। एक वो तबका है जिसको उसने तनख्वाह देनी है, जिसकी इनकम बैंक में आनी है और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, यानी कि वो इतने पैसे ले रहा है, इतने पैसे पे इतने % टैक्स है। जैसे इन्होंने कहा था 6 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, उनको आप इस टैक्स की छूट दे दें, लेकिन उस पर भी 400 से 500 रुपया कटता है। फिर उन्होंने कहा कि 6 लाख से 12 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को आप टैक्स की मद में रखें, जो महीने का 1250 या कुछ इस तरह करके दिया जाएगा, जो इनकी तनख्वाह से लिया जाएगा। फिर इससे ऊपर वो 35 से 40% तक चला जाता है, यानी कि अगर आपकी तनख्वाह 120 यानी कि 1,20,000 से ऊपर चली गई है और वो आप उतने पैसे कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स जो है वो 1250, और अगर आप 12 लाख से ऊपर चले गए हैं तो फिर वो 35 से 40%, यानी कि वो पैसे बढ़ते जाएंगे, उस तरह आपको पैसे आपको पड़ेंगे। ये तो हो गया तनख्वाहदार तबके का मामला। जो तनख्वाह दे रहे हैं वो मेरे से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं तनख्वाह पे टैक्स कटता है। इन नटशल बात ये है कि तनख्वाह पे टैक्स कटता है। एक आदमी है, मेरे जैसा आदमी है, वो तनख्वाह लेके आया, फॉर एग्जांपल 100 रुपये लेके आया, 100 रुपये के ऊपर उसने टैक्स कटवा दिया और वो पैसे लेके घर आ गया। अब घर आने के बाद कहानी शुरू होती है। कैसे? घर आ गए बिल। अब ये मेरे पास बिजली का बिल है, सारे कुछ चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं मैंने। मैं सोच रहा था कि हम करते क्या ना, हमारा जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी गुजरती कैसे। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, और हर बिल के ऊपर टैक्सेस हैं। यानी कि जो वो रकम खर्च कर रहा है, उस खर्च करने के ऊपर, यानी जितने की उसने फैसिलिटी ली है, सर्विसेज ली हैं, पानी लिया है, पानी का उसका जो पैसे हैं, उसके ऊपर उसको सीवरेज की मद में भी पैसे देने पड़ रहे हैं। यानी कि जो उसके घर की गली है उसका सीवरेज का भी मेंटेनेंस का पैसा उसको देना पड़ा। आपकी गली के घर में, आपके घर में नलका लगा हुआ है, आपकी गली में गटर चौक है ना, तो वो आप उसकी मेंटेनेंस के पैसे देते हैं। तो इसलिए उनको बुलाएं और कहें हमारा गटर ठीक करें, क्योंकि आप पैसे देते हैं। जो वासा के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें आपके उस टैक्स की मद में आती हैं, उन सैनिटरी वर्कर्स की उस मद में आती हैं, जो आप हर बिल के साथ अदा करते हैं, पानी के बिल के साथ। फिर इसमें सेल्स टैक्स भी हैं, सारे टैक्सेस इसके अंदर मौजूद हैं एक पानी के बिल में। फिर आप आ जाएं बिजली में। बिजली में तो पता नहीं कौन कौन से सरचार्जेस हैं, कौन कौन से टैरिफ लगे हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। वो करते करते, यानी कि अगर आपका 7,000 का बिल है तो आपने 10 साढ़े 10,000 रुपये जमा करवाया हुआ, बाकी सारा टैक्स की मद में, मुख्तलिफ ड्यूटीज़ हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उसकी मद में आपने जमा करवाया हुआ। ये तो हो गए बिल। अब आपने सबसे पहला काम, तनख्वाहदार आदमी तनख्वाह आने के बाद यही करता है कि बिल जमा कराने हैं। वो बिल जब जमा करवाता है तो वो वहाँ पर भी टैक्स कटवाता है। एक वो कटवा के आया अपनी इनकम के ऊपर टैक्स, फिर उसके बाद अब वो सेल्स टैक्स की मद में मुख्तलिफ चीज़ों पे टैक्स कटवा रहा है। सेल्स टैक्स पाकिस्तान में 17% है, यानी कि 100 रुपये अगर आप मार्केट में जाके खर्च करते हैं तो उस पर 17 रुपये आपको एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। अगर 100 रुपये आप खर्चने जाते हैं तो 117 रुपये लेके जाएँ। अगर आपने 100 रुपये की चीज़ लेनी है उस पर आपको 17 रुपये गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। बाकी चीज़ की क्वालिटी क्वान्टिटी वो बाद की बातें हैं। 17 रुपये आपने देने ही देने अगर आपने 100 रुपया खर्च करना है, जो आप 100 दिन में लेके निकले हैं। अब बिल जमा करवाने के बाद वो आ जाता है, चलो यार ग्रोसरी कर रहे हैं, माचिस की डब्बी ले आए, सालन ले आए, मसाले ले आए, गोश्त ले आए, चीज़ें ले आए। जब वो सारी चीज़ें लेगा तो उस पर भी वो टैक्स अदा करेगा। एक एक रकम, एक एक रुपया खर्च करने का वो टैक्स अदा करेगा।
आपने ग्रोसरी की, आपने 17% जनरल सेल्स टैक्स दिया, उसके ऊपर 1 रुपया आपने जो पर बिल बना आपने FBR को भी दिया, वो FBR के मद में भी आपकी पॉकेट से गया। चलो जी, ये भी चला गया। उसके बाद आप अब महीना रमज़ान का है, आगे ईद आने वाली है, बच्चों के कपड़े लेने चले जाते हैं। आप किसी भी ब्रांड से शॉपिंग करते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं। जैसे यहाँ मेरे पास एक बिल है, किसी एक अच्छे ब्रांड का कपड़े ख़रीदे, बच्चों के कपड़े ख़रीदे, बिल बना 11,146 रुपये, जिस पे 2,000 रुपया टैक्स अदा किया गया। 2,004 रुपये टैक्स अदा किया और FBR की फ़ीस 1 रुपया भी अदा की POS की मद में। ये यानी कि अगर मैंने कुछ कपड़े शपड़े ख़रीदे हैं तो उस पर मैंने इतने, अगर एक छोटा बिल है उस पर 2636 रुपये अदा किए तो 473 रुपये मैंने जनरल सेल्स टैक्स की मद में अदा किया। अब मैंने कपड़े ख़रीदे हैं, उस पर मैंने टैक्स अदा किया। चलो, ये भी आप, कपड़े भी आपके निकल गए। ये सारा कुछ निकलने के बाद आप सोचते हैं कि यार अब मैं कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ चीज़ें कुछ खा लूँ, कहीं पे चला जाऊँ। जहाँ पर आप जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, कदम उठाने तक आप फ्यूल डलवाते हैं। अपनी बाइक में आपने लीटर फ्यूल डलवाया, अब लीटर फ्यूल के ऊपर आपको कितने पैसे, कम से कम 100 रुपये से ज़्यादा रकम जो सी है वो आपको देनी पड़ी है। 107 रुपये से ज़ायद रकम मैंने लिखा हुआ सारा कुछ इकट्ठा करके, जब मैं इकट्ठा कर रहा था ना, रोने वाला हो रहा था मैं। तो 107 रुपये से ज़्यादा पर लीटर के ऊपर आप गवर्नमेंट की जेब में डालते हैं। ठीक है, टैक्स क्यों देते हैं हम? आप सवाल खुद से पूछें कि ये मैं टैक्स क्यों दे रहा हूँ, क्या वजह है भाई, मैं टैक्स क्यों देता हूँ, इनको पैसे मैं क्यों देता हूँ? इसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अवाम और रियासत के दरमियान होता है। ये आप बड़ी सोचने समझने बात, इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। मैं आपको रिश्ता समझा रहा हूँ रियासत का और अवाम का। वो ये है कि अवाम और रियासत के दरमियान में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि मैं हुकूमत को टैक्स की सूरत में, महसूलात की सूरत में कुछ पैसे दूंगा, जिसकी बदले में हुकूमत मेरी हेल्थ का ख्याल रखेगी, अच्छी फैसिलिटीज़ देगी, बड़े हॉस्पिटल्स बनाएगी, मुफ्त इलाज देगी, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स को मुतय्यन करेगी, मुझे अद्वियात देगी, बेहतरीन चीज़ें देगी, ताकि मेरा ख़र्चा जो सा है वो हेल्थ के ऊपर बच सके। मैं हेल्थ पे पैसे खर्च ना करूं, दवाइयों की मद में पैसे खर्च ना करूं, और वो हुकूमत करे। इस सूरत में मैं टैक्स अदा करता हूं। फिर दूसरा, हुकूमत मेरी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, मुझे गार्ड नहीं रखने पड़ेंगे, मुझे मेरे बच्चों के लिए भी सिक्योरिटी रखनी नहीं पड़ेगी, मुझे कहीं पे कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये सारा कुछ हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। वो बंदे हायर करेगी पुलिस की सूरत में, जो ये तमाम हिफाजत का काम करेंगे, चोरी चकारी मेरी रोकेंगे, यानी कि मेरे इर्द गिर्द होने वाली तमाम बुरी चीज़ों को रोकेंगे, जिससे मेरी जान को, माल को ख़तरा हो। वो तमाम चीज़ें हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी, वो रोकेगी। इसी सूरत में आप सिक्योरिटी फोर्सेस बनाते हैं, इसी सूरत में आप पुलिस बनाते हैं। पुलिस इंटरनली प्रोटेक्ट करती है कि अंदर चोरी चकारी ना हो, कुछ आपकी जान को ख़तरा ना हो, कोई आपको तकलीफ़ ना पहुँचाए। और बैरूनी यानी कि बाहर की बाउंड्री के लिए फ़ौज खड़ी की जाती है, ताकि वो आपको महफूज रखें, आप महफूज रहें, इस मद में कि आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हैं और आप पे करते हैं, रियासत को पे करते हैं अपना ये तमाम बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, तीसरी मद ये है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि आपके बच्चे को, आपको बेहतरीन तालीम की सहूलियात मैसर हों, आपको बेहतरीन, तो ये बेसिक का बता रहा हूँ मैं। इसके बाद वाली ऊपर वाली चीज़ें अलग हैं, जिसमें ग्राउंड्स हैं, एंटरटेनमेंट है, पब्लिक प्लेसेस हैं, जहाँ पर आपके घर के पास पार्क होना चाहिए, झूले होने चाहिए, आपके बच्चे एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट क्रिएट की जाए। ये उससे अलग हैं, ये उस कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन उससे अलग है। लेकिन अभी मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। तीसरी बड़ी चीज़ एजुकेशन। बेहतरीन स्कूल बनाए गवर्नमेंट, आपको अपने बच्चे की फ़ीस प्राइवेटली देनी ना पड़े, आप सरकारी स्कूल में भेजें जहाँ पर एक नॉमिनल सी प्राइस हो, वो दे के आप बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन दे सकें। दुनिया में तो ऐसे मुल्क भी हैं जो बिल्कुल पैसे नहीं लेते, यानी एजुकेशन के बिल्कुल पैसे नहीं लेते, लेकिन हम क्योंकि अब उस जगह पे नहीं है तो हम थोड़े बहुत पैसे लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये ऐसा हो। आपको समझ में आ गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हमने पैसे दिए हुकूमत को, इस मद एवं नहीं दिते कि हुकूमत सानू चंगी लगती है, बड़े सोने मुँह ने साडे लीडर ने, चलो साडे को पैसे लैके अपने जिंदगी चीज़ां पूरियां करो, हैलीकॉप्टर मंगाओ, बड़े बड़े महल बनाओ, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाओ, गवर्नर हाउस बनाओ, ऐसा करके नहीं देते। हमने दिए हैं कि आप हमें फैसिलिटी दें, जो हमारी खून और पसीने की कमाई है, हार्ड अर्न मनी है, उससे आप जाके हमें फैसिलिटीज़ दें, इसलिए हम आपको पैसे देते हैं। समझ में आ गया आपको?
हम यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं, मुझे बताएं कि क्या बेहतरी वाले मामलात कोई आए हैं? आवाम के लिए कोई बेहतरी वाले मामलात है? हर जगह पे आप हर साल हर नए दिन एक नई मुसीबत के साथ चल रहे हैं, एक नई मुश्किल के साथ चल रहे हैं, एक नई लायबिलिटी के साथ चल रहे हैं। तो जो इस मामलात में केटर करना बहुत मुश्किल है। इवन कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुकूमत पाकिस्तान की हैं। अब इसके बाद आगे चलें। अब आप अपने इर्द गिर्द देखें कि गवर्नमेंट आपको क्या क्या फैसिलिटी देती है। हमने बात की हेल्थ की, आपको अस्पताल में दवाइयाँ मिलनी चाहिए असूलन कानूनन इस मुआहदे के तहत जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अवाम और रियासत का होता है। आपको दवाइयाँ मिलनी चाहिए, आपको बेहतरीन डॉक्टर मिलना चाहिए, आपको इज्जत से आपका इलाज होना चाहिए, ना कि कोई आपको ठुड्डा मारे हो सरकारी अस्पताल आया निकल जाता हो, नहीं, आपको मिलना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़ क्या मिलता है आपको, ये आप खुद से सवाल करेंगे और खुद इसका जवाब देंगे। उसके बाद अब आगे चलें। आपको जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आपके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, आप खुद से सवाल करें। आप सड़क पे जाते हुए महफूज हैं? आपकी जो जानो माल है, आपका माल आपकी पॉकेट में है, क्या वो महफूज है? अगर आप सड़क पे चल रहे हों, क्या पुलिस पे इतनी आपको श्योरिटी है कि अगर आपको नुकसान हो जाता है, आप पे कोई जुल्म कर जाता है, तो जो रियासत है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो आपके साथ इंसाफ करेगा, आपको इंसाफ फराहम करेगा? और इंसाफ का पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें जजेस आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, वो पूरा एक पूरा डिपार्टमेंट बन जाता है जिसको हम पे करते हैं। हम अपनी जेब से पे करते हैं कि भाई हमें इंसाफ दो, तुम जज बन जाओ, ये लो पकड़ो पैसे, ये तुम्हारी तनख्वाह है, जज बन जाओ, जज मुंसफी करो, बताओ किसी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है तो हमें इंसाफ दो। ये अभी हमारी डिमांड होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिर आप इससे एक कदम आगे बढ़ें। अब आप बढ़ें कि हमें एजुकेशन मिल रही है। आपका बच्चा आप प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराते हैं क्योंकि आपको पता है सरकारी स्कूल में दाखिल करवाऊंगा तो यह तो भाई बोल नहीं पाएगा, ये तो बस डंग टपाऊ काम होगा, कहीं एहतजाजों में चला जाएगा, कहीं कहाँ चला जाएगा, कहीं कुछ बात निकल जाएगी, कहीं असातिज़ा एहतजाज कर रहे होंगे, कहीं असातिज़ा ऐसे होंगे कि वो बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल में भेजो। प्राइवेट स्कूल में आप हैवी मनी पे करते हैं, फिर उसके ऊपर भी टैक्सेस देते हैं आप, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। 1000 रुपया भी देंगे ना प्राइवेट स्कूल का, उस पर भी आप टैक्स दे रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद क्या आपको अच्छी एजुकेशन आपके डोर स्टेप्स पे मिल रही है? आपके बच्चे को अच्छी एजुकेशन आपके इलाके में, यूसी में, आपके हल्के में मिल रही है? पता चल गया आपको। अब ये हो गया आपके टैक्स की कहानी, जो आप पे करते हैं उसके बदले में आपको क्या मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। अब हम करते क्या हैं, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये छोटी सी एक रिसर्च है जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे हमारी जो 24 करोड़ की कुल आबादी है उसमें जो तनख्वाहदार तबका है वो 70% से ज़्यादा टैक्स देता है। जो हमारा तनख्वाहदार तबका है वो टैक्स देता है। अब इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो पूरे मुल्क में 24 करोड़ हर बंदा देता है। ये बात गलत है कहना कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, हर बंदा देता है टैक्स। टैक्स वहाँ पर आता है जहाँ पर आमदन छुपाई जाती है। आमदन कौन छुपाता है? अब ये सवाल भी आपका, इसका जवाब आप खुद ही देंगे। आमदन कौन छुपाता है? किसकी आमदन ज़्यादा है और वो दिखाता कम है, पैसे कम पे करता है? फिर यहाँ पर वो कहता है जो टैक्स के, कस्टम के इस तरह के हुकाम होते हैं, वो उनके साथ कोई बार्गेन कर लेता है, चीज़ें कर लेता है, और वो अपनी नज़र आने वाली, बज़ाहिर नज़र आने वाली बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ा एम्पायर छोटा सा करके दिखाता है उनको कागज़ों में। वैसे तो बहुत बड़ा है, वैसे तो कहता है कि मैं 25 करोड़ की गाड़ी लूँगा तो 1 करोड़ रुपया मैं उस पर वो भी लगवा लूँगा, उसके कागज़ बनवा लूँगा, लेकिन वो अपनी आमदन शो नहीं कर रहा। उससे कोई ये तो पूछे कि 28 करोड़ की गाड़ी आई कहाँ से? मैं यहाँ पर एक घर लेने चला जाऊँ तो वहाँ पर मुझे फ़ौरन बंदे आ जाते हैं, ओए कितों पैसे आए तेरे को, तू घर लेना आ गया 10। वो बंदे, हर बंदा पूछने आ जाता है तेरे को इन्हें पैसे कितों आए। लेकिन जिनका नज़र आ रहा है कि यार ये इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी रियल स्टेट का काम करते हैं, इतना मिलियन लगा रहे हैं, इतनी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है और ये दे क्या रहे हैं सरकार को, क्या पैसे निकाल के दे रहे हैं? यानी कि जो पाकिस्तान में एक, उन्होंने FBR के चेयरमैन ने बताया कि सिर्फ 12 लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड, यानी कि जो कागज़ों में है, 12 लोग ऐसे हैं जिनके पास 10 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे हैं। सिर्फ 12 लोग ऐसे हैं। ये FBR के चेयरमैन ने कहा था कि जी सिर्फ 12 लोग। अब आप अंदाज़ा करें कि अब 12 लोग हैं ऐसे जिनके पास 10 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम है। भाईजान यहाँ पर आप पोर्श इलाके में जाएं, 20-20 अरब के तो घर हैं जो 20-20 अरब के रकबे पे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे हैं। सिर्फ एक एक घर की बात कर रहा हूँ, एक पोर्श इलाके में
आगे की बात ही क्या कर रहे हैं, तो वो नज़र नहीं आते ना असल में कागज़ों पे। कागज़ अंधे होते हैं, कागज़ों को नज़र नहीं आते, इंसान कागज़ों के पीछे चलता है। मैं भी कागज़ लेके खड़ा हूँ और आपके साथ आपको ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा, ये सुनिएगा। इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जनरल सेल्स टैक्स, जिनके ज़रिए हुकूमत महसूलात जमा करती है, टैक्सेस जमा करती है। माहिरीन के मुताबिक टैक्स वसूली में 70% हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सों की मद में जमा होता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स से जमा होने वाला टैक्स सिर्फ 30% है। डायरेक्ट टैक्स वो है जो हम फाइलर बनते हैं, फाइलर बन के हम बताते हैं कि हम इतना इतना टैक्स देते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली टैक्सेस जमा हो रहे हैं। मुल्क की कुल आबादी 24 करोड़ के लगभग है। टैक्स अदा करने वाले फाइलर की तादाद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 45 लाख है। 24 करोड़ 45 लाख, तनासुब समझ में आ गया आपको। लेकिन टैक्स सारे ही देते हैं, छोड़ता नहीं है। मुल्क का हर शहरी टैक्स दे रहा है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बाज़ ऐसे शोबे हैं जो तनख्वाहदार तबके से भी कम टैक्स अदा करते हैं। तनख्वाहदार तबके ने इसी साल, पिछले साल में 577 अरब रुपया टैक्स जमा कराया। इसी साल में 577 अरब रुपया जमा कराया तनख्वाहदारों ने, बिजनेसमैनों ने नहीं, और सबसे ज़्यादा टैक्स जमा कराया। अब वो कहते हैं कि एक्सपोर्टर्स हैं, वो तनख्वाहदार की निस्बत कम टैक्स अदा करते हैं। रियल एस्टेट टाइकून, गड्डियाँ आगे, क्रूजर पीछे डाले, टाइकून जा रहे हैं, ये फलां उसका मालिक है हाउसिंग सोसाइटी का, फलां उसका हाउसिंग सोसाइटी का। अब तो हाउसिंग सोसाइटियों वाले चैनल भी बना रहे हैं, तो वो उसका मालिक है, वो उसका मालिक है, लेकिन टैक्स वो कम अदा करते हैं तनख्वाहदार तबके की निस्बत। ठीक है। इसी तरह ज़राअत का जो GDP है उसका हिस्सा सिर्फ पूरी इकॉनमी में 19% है, 19% है। टैक्स की अदायगी 1% है, उसका हिस्सा GDP में 19% है, और टैक्स की अदायगी 1% है। खिदमात का शोबा, जिसमें डॉक्टर और खिदमात के दीगर शोबे, रिटेल यानी दुकानदार, ताजर वगैरह शामिल है, GDP का हिस्सा 60% है, यानी कि पूरी इकॉनमी में 60% का हिस्सा है इनका। जबकि टैक्स का हिस्सा इनका 29% टैक्स अदा करते हैं। आपके सामने है ये करते क्या हैं। रियल एस्टेट में टैक्स की अदायगी तो बहुत ही कम है। और जो प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं ना, वो यार प्रॉपर्टी लेने चले जाएँ आप तो 5 मरले का घर करोड़ रुपये से नीचे नहीं मिलता किसी माठी सी जगह पे, यानी कि नुक्कर में कहीं पे 5 मरला करोड़ रुपये का आना शुरू हो गया अब। और टैक्स की आप जब बात करें रियल एस्टेट के जो आपको बेच रहे हैं, गई भैंस पानी में, फिर आप लबते फिरें कि होया की है। तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो बोझ है, इसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। अब हम किसी वकील के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि भाईजान साडा कसूर की है, सिर्फ इन्ना जा दस दो मेरा कसूर की है, मैं की गुनाह कर बैठा, मैं यहाँ पैदा हो गया हूँ इस मुल्क में, मेरा क्या गुनाह है, मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट वायलेट आप करते हैं, मैं करूँ तो आप मुझे जेल में बंद कर देते हैं। ये वायलेट करते हैं अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनके जिम्मे जो ड्यूटीज़ हैं ये नहीं करते, लेकिन हम अगर टैक्स ना अदा करें तो हमें तुम देंगे ये जेल में। ओ ताला बंद, बंदा अंदर तरफ बंद, एजेंसियाँ डाल देंगे, FIA पै गई, वो पै गई, वो सारे पै गए, FBR पै गई, सारे पै गए, दुड़ुम करके अंदर। माड़ा बंदा, बड़ा आदमी तो निकलना जानता है ना, वो कहता है मैं तो पहिए लगा देता हूँ, फैलों को पहिए लगा देता हूँ, मेरी फाइलें तो चलती रहती हैं और रुकती नहीं है। वो उन्हें पहिए लाने आते हैं, जो पहिए नहीं ला सकता वो कहता है मैं अपने घर थोड़े जे पहिए ला ला, उन्होंने रुपये ला देते हैं, बंद कर देते हैं, उसको थम के अंदर कर देते हैं। तो ये तमाम माजरा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारी साइड से पूरा कराते हैं डंडे की नोक पे, हमारे संगी पे नौ रख के, और जब खुद की बारी आती है तो कहते हैं फलानी हो गया था, फलानी हो गया था। अब ये देखें, यहाँ से अंदाज़ा करें, गरीब मुल्क है, हम गरीब मुल्क के शहरी हैं, हम पैसे बाहर से लेते हैं ज़रूरियात पूरी करने के लिए। वो ज़रूरियात क्या हैं? वो तनख्वाहें हैं जिसकी मद में ये पैसे आते हैं। हुकूमत को पैसे क्यों चाहिए बाहर से जो मंगवाती है, कर्जे लेती है, क्यों चाहिए? उसने कोई हमारे लिए कोई हेल्थ का बहुत अच्छा निज़ाम बनाया हुआ, हुकूमत ने हमारे लिए एजुकेशन का बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ जिसमें उसको पैसे चाहिए लगाना ही, उन्होंने पैसे चाहिए ने जो एड्डी वड्डी मशीनरी बनाई है ਉਹਦੀਆਂ तनख्वाहां पूरियां करने वास्ते। मैं झूठ बोल रहा तो मैनू फड़ के भी अंदर दे दो, ठीक है, लेकिन ऐसे है। ये तमाम मशीनरी चलाने के लिए, ये तमाम बड़े बड़े लोग जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, अफसरान जो हमारी खिदमत के लिए हैं, जो इसलिए बैठे हैं कि जनाब हमें फैसिलिटी पूरी मिले, क्योंकि हम हैं वो भेड़ बकरियाँ अवाम जिन्होंने पैसे दे के इनको दिए हुए हैं कि यार साड़ी खिदमत करो, ताड़ी मेहरबानी। फिर बिल आता है ना। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल ऐसे देता हूँ कि आपने अपने ऊपर 100 रुपया खर्च करने के लिए, जब बजट आता है, बजट में एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है नॉन डेवलपमेंट। नॉन डेवलपमेंट वो होता है जो तनख्वाहों मरातों की मद में मशीनरी को देने के लिए, चलाने के लिए आप देते हैं, यानी कि उसने लगना ही लगना है। डेवलपमेंट वो होता है जो आप पे खर्च होता है कि यार ये खर्च करना। तो किसी भी बजट को उठा के देखें, उसमें ऐसा लगता है कि खुद पे 100 रुपया खर्च करने के लिए हमने 1000 रुपये के मुलाजम रखे हुए हैं। हम ऐसे
शाही लोग हैं कि हमने अपने ऊपर 100 रुपया खर्च करवाना है। वो जो पैसा है ना, यानी कि 1100 रुपया हमने उनको दिया है, 1100 रुपये में हमसे उन्होंने इकट्ठा किया है टैक्स की मद में, वो 1100 रुपये में 100 रुपये उन्होंने हम पे खर्च करना है और 1000 रुपया उन मुलाजमों ने रखना है जिन्होंने 100 रुपया हम पे खर्च करना है। ये बात आपको समझ में आती है? मतलब हमें कोई भी बजट बनवा लें, कहीं पर भी बजट बनवा लें, कुछ भी कर लें, आपको नज़र आएगा कि नॉन डेवलपमेंट हमेशा डेवलपमेंट से ज़्यादा होगा। क्यों भाई? मतलब मैं ऐसा अक्लमंद आदमी हूँ कि मैंने खुद पे 100 रुपया खर्च करवाने के लिए 1000 रुपये के मुलाजम रखे हुए हैं। ये बात किसी को समझ में आती है? कोई जी शऊर आदमी ये सोच सकता है? इसलिए IMF वाले भी सिर फड़ के भाई इन्होंने कहना नहीं अपने हिसाब से दो, तुसी पहले अपने अफसरों के हिसाब से दो, तुसी करते की हो, तुहाडे कोल एडे पैसे कित्थों आते हैं? तो ये आज की जो सच्ची बातें हैं रोज़े की हालत में हमने की है और आपको बताई है कि असल में ये कहानी होती क्या। आए किसी वकील साहब से चल के बात करते हैं और उनसे पूछते हैं जनाब साढ़े नाल बनी की। हम यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं, मुझे बताएं कि क्या बेहतरी वाले मामलात कोई आए हैं? आवाम के लिए कोई बेहतरी वाले मामलात है? हर जगह पे आप हर साल हर नए दिन एक नई मुसीबत के साथ चल रहे हैं, एक नई मुश्किल के साथ चल रहे हैं, एक नई लायबिलिटी के साथ चल रहे हैं। तो जो इस मामलात में केटर करना बहुत मुश्किल है। इवन कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुकूमत पाकिस्तान की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम खान साहब, जो बड़े टैक्स के पाए के वकील हैं और लाहौर शहर में बड़ा नाम रखते हैं। उनसे हम इस टैक्स कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है सर। ये मैं जानना चाह रहा था टैक्स के बारे में। एक तनख्वाहदार आदमी जैसे कि मैं टैक्स में एक सोर्स से कट जाता है मेरी ना, मैं तनख्वाह लेके आता हूँ तो मेरे से टैक्स कट जाता है, फिर वो टैक्स दर टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मद में वो कटता रहता है। यानी कि जब तक मेरी तनख्वाह सारी निकल नहीं जाती, मुझे उसका जो पूरा आउटकम आना चाहिए, पूरी वैल्यू फॉर माई मनी आनी चाहिए, वो नहीं आती। मैं टैक्सेस अदा करता रहता हूँ। ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। और ये इसको आप नाइंसाफ़ी, मगर मैं कहूँ कि क्या ये नाइंसाफ़ी है? कह सकते हैं। अब ये हम हुकूमत पाकिस्तान के सारे प्लान्स हैं और वो इम्पोज़ करते हैं। अब वो टैक्स आप जब देते हैं तो आपको सैलरी पे भी टैक्स देना है। उसके पहले आप बच्चों की जब फ़ीस अदा करते थे आप उस पर भी टैक्स देते थे। फिर उसके अलावा आप गाड़ियों के टोकन टैक्स अदा कर रहे हैं। इस तरह बेशुमार टैक्सेस हैं जो इम्पोज़ हुए हैं। सैलरी पर्सन के लिए एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। अच्छा। उसके लिए बड़ा मुश्किल है इस इन्फ्लेशन में इन सारी चीज़ों को लेके चलना। अच्छा सर, एक रिश्ता होता है अवाम का और रियासत का, जिसे हम अपनी ज़ुबान में पॉलिटिकल साइंस के लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें ये होता है कि सरकार को हम पैसे देते हैं, सरकार, रियासत और अवाम का रिश्ता ये बनाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि हम उनको पैसे देंगे, वो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखेंगे, हमारी बेसिक जो ह्यूमन नीड्स हैं उसका ख्याल रखेंगे। जैसे वो हमारी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, हमारी एजुकेशन का ख्याल रखेंगे, हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखेंगे, हमारी एंटरटेनमेंट यानी हमारी एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे। इसके लिए हम उनको टैक्स की मद में पैसे देते हैं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट जुनसी है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वो हमें वैल्यू फॉर आवर टैक्सेस देती है, वैल्यू फॉर टैक्सेस मनी देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिलसिले तो एक अरसे से हैं और हम सब के सामने हैं। आपके मामलात, आप हेल्थ पे देख लें कितने मामलात हैं, मल्टी इशूज़ हैं। आप अपनी एजुकेशन को देखें, एजुकेशन रेट आपका क्या है, सिलसिले और टैक्सेशन तो आप करते चले जा रहे हैं, रेवेन्यू की कलेक्शन आपकी है और ईयर टू ईयर आपके पास सारा कुछ है। अगर आप बेटरमेंट बढ़ रहा है। जी ऑब्वियसली बढ़ रहा है। टैक्सेस बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ते हैं और कलेक्शन भी बढ़ रही है। जी बिल्कुल है। कलेक्शन रेवेन्यू हर साल जो इनको टारगेट मिलता है उसको एनहांस करते चले जाते हैं। आपके सामने अचीव भी करते हैं, अचीव भी कर लेते हैं और किस जगह पे रह भी जाता है। लेकिन ये है कि वो सारा बोझ तो एक आम टैक्स गुजार पे ही आना है ना। मैं आपसे बहैसियत वकील एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहैसियत वकील, बहैसियत शहरी। आपको लगता है कि ये जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, फिर उसके बाद बाहर, क्योंकि आप रेवेन्यू के मामलात को देखते हैं, आपको लगता है कि जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है उसके बाद जो सरकार बाहर से कर्जा भी ले रही है, वो आम आवाम पे कितना खर्च हो रहा है और हुकूमती मशीनरी चलाने में कितना खर्च हो रहा है? हुकूमती मशीनरी में ज़्यादा है जी। आवाम को जो रिलीफ मिल रहा है, हम यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं। मुझे बताएं कि क्या बेहतरी वाले मामलात कोई आए हैं? आवाम के लिए कोई बेहतरी वाले मामलात है? हर जगह पे आप हर साल हर नए दिन
एक नई मुसीबत के साथ चल रहे हैं, एक नई मुश्किल के साथ चल रहे हैं, एक नई लायबिलिटी के साथ चल रहे हैं, तो जो इस मामलात में केटर करना बहुत मुश्किल है। इवन कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुकूमत पाकिस्तान की हैं कि उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन की और जाके उसने स्पेंडिंग करनी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो आप क्या कर रहे हैं? अब किस जगह पे, किस लेवल पे उसको डिस्कस करें? ये तो मल्टाई इशूज़ हैं, बहुत ज़्यादा है। तो ये सॉल्व होते नज़र नहीं आ रहे? अल्लाह करे कि सॉल्व हो जाए, कहते तो सारे हैं लेकिन लगता नहीं। अभी तनख्वाहदार पे बोझ कम होगा? नहीं सर, बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी ये देखें, ये नए में कह रही है कि हम कम करने के बारे में। वो तो सर इनके तो एक अरसे से बड़े बुलंद दावे हैं कि जी कम हुआ है और कम कर रहे हैं। अब इस साल आप देखें यूटिलिटी एनुअल उनके ऊपर टैक्स और बढ़ गया सैलरी पे, जो आप अगर बड़े स्लैब में जाते हैं तो उनका 10% उन्होंने और देना है, यानी कि 35 से 40% तक जा जी एग्जैक्टली जा चुका। यानी कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 40 रुपये उनको देंगे? जी बिल्कुल देते हैं सर, बल्कि इससे ज़्यादा ही देते हैं, इससे ज़्यादा देते हैं क्योंकि हर मद में जाता है। बिल्कुल जाता है सर। अच्छा सर, आप टैक्स पढ़ते हैं, आप टैक्स के बारे में वकील हैं, उसके टैक्स की लॉयरशिप करते हैं। दुनिया में क्या होता है टैक्स का, क्या माजरा क्या बनता है टैक्स से? वहाँ पे भी वैल्यू एडेड टैक्स हैं, लेकिन ये है कि उनके रिटर्न्स हैं, उन्होंने आपकी हेल्थ के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके और जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके लिए काफ़ी काम किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे बहुत पीछे हैं। मतलब आप देखें सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत हैं। गाड़ियों पर रह गए हैं? जी ऐसा ही है, उस पर भी आप टैक्स देते हैं जब आप गाड़ी खरीदते हैं। यानी कि जो हमने मुलाजिम रखे हुए हैं, ये नई गाड़ियां हर साल कहते हैं कि मॉडल चेंज करें, तो हम इसी में, हमारा टैक्स इसी में चला जाता है? इसमें चला जाता है और इनकी मरातों में चला जाता है? जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल है भी। हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते? मैं बहैसियत वकील आपसे नहीं, तो कहाँ जाएंगे सर? जिनके पास जाएंगे वो भी तो इस सिस्टम का हिस्सा ही है। यानी कि जो असल में हमें इंसाफ देने के लिए बैठा है वो भी सिस्टम में ही? ऑब्वियसली वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बिल्कुल हमारे भाई हैं, और वो भी इसी निज़ाम के तहत तनख्वाह भी ले रहे हैं, अमरात भी ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, वो भी किसी जगह पे मजबूर हैं और करना चाहिए, करना तो चाहिए। जिम्मेदारी उन्होंने ली हुई है, एक ओथ उन्होंने दिया हुआ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मजा दिया बहना दिया। हाँ जी, वही हिसाब हो गया। चलिए, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कहानी आपने सुन ली, वकील बाबू की भी कहानी सुन ली, मेरी भी सारी राम कहानी आपने सुन ली कि मैंने आपको क्या सुनाया, क्या बताया। और अगर मैं जो बता रहा हूँ वो आप पे नहीं बीत रही तो मैंने फाड़ लेना, तुसी ये बीत रही है, मैं आप बीती सुना रहा हूँ। ये मैं कोई कहानियाँ, किस्से कहानियाँ और वो लैला मजनू की कहानी, अलिफ लैला की कहानी नहीं सुना रहा आपको, मैं आप बीती सुना रहा हूँ आपको। ये जो मैंने बिल दिखाए थे मेरे बिल थे, मैंने वो पे किया था, मेरी तनख्वाह में से कटता है, मेरी चीज़ें जाती हैं। मैं बता रहा हूँ आपको बकलम खुद कि जनाब ये रोला पड़ा हुआ है और ऐसे करके पैसे जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। मैं ये जानने की कोशिश की, फिर मैं जब पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे कुछ और नज़र आता है, यहाँ कुछ और मिलता है। फिर जब मैं बजट देखता हूँ उसमें मुझे और कहानी नज़र आती है, यहाँ कुछ और मिलता है। समझ से सारा कुछ बाहर है। देखें, मुझे अभी एक मेरा प्रोड्यूसर ने कहा कि भाईजान ये तो बताएं कि गाड़ी चलती है क्रूज़र नहीं, चलो फॉर्च्यूनर कर लो, जिसमें साहब बाबू बैठ के हमारी खिदमत के लिए आता है। वो फॉर्च्यूनर में जो तेल डाल रहा है वो भी आपके पैसों का डाल रहा है। साहब बाबू आपकी खिदमत के लिए वहाँ पहुँचा है, क्रूज़र लेके, डाले लेके, 5-6 गार्ड लेके उतरा। की हो गया मुझे बताओ, अच्छा क्या हुआ? वो आपके सामने बादशाह सलामत बन के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हाँ की है, मैंने दसो। अपने पैसे दिए मैं उसकी क्रूज़र के, पेट्रोल के, उसके फॉर्च्यूनर के, उसकी गाड़ी के, जिस गाड़ी में वो बैठ के आया, उसके इर्द गिर्द जितने मुलाजमीन है, डाला है, डाले के तेल के, डाले में बैठे हुए मुलाजमीन के, सबके पैसे आपने दिए हुए हैं। जो तो आके पूछता हाँ भाई की है, पीछे हो जाओ। उसके गार्ड सबको पीछे कर देते हैं, हट जाओ भाई हट जाओ, बाबू आ गए हैं, वो बताएंगे क्या हुआ, वो कुछ फैसला करेंगे। यानी कि आप ऐसा इसको एक तस्वुर कर ले कि आपने घर में एक रामू काका रखे हों, छोटे से काका रखे हों, काका जो पटका रख के फिरते हैं ना, घर का सफाई भी करते हैं, काका को आप कहें और काका ने आपको घर में कोई मसला हो जाए, कोई चीज़ ग्लास गिर जाए, ग्लास टूटा वो उठाने के लिए आप काका को आवाज़ दें, काका आगे ग्लास उठाओ। काका के साथ 6-7 बंदे यूं करके अंदर एंटर हो बाइकों के ऊपर, और वो यूं करके काका आपको उठा के कमरे के बाहर फेंक दे और वो कहे कि अब मैं ग्लास साफ़ करूँगा, और 8-9 बंदे, और सारे 8-9 बंदे के पैसे आपने देने हैं क्योंकि वो काका के मुलाजिम है। काका खुश रहे, ठीक है। काका जी जो उनसे है वो ग्लास उठाएंगे, पता नहीं अब अपनी मर्ज़ी से उठाएंगे, और काका जी ने मर्ज़ी से उठाना है, और आप तब तक कमरे में एंटर नहीं हो सकते जब तक काका जी ग्लास ना उठा लें। और आप बाहर खड़े सोचते रहेंगे कि उनमें काके दे पैसे भी देने ने,
ਕਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 8 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਾਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਗਲਾਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਾਕਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ अपना काम कर मेरा वीर, मैंने छੱਡ दे, मैंने माफ़ कर दे, मैं आप ही गिलास चुक लाँगा। तो ये कहानी है छोटी सी, इसको समझने की ज़रूरत है। काके बहुत हो गए हैं और काके छाए हुए हैं, काकों को संभालें और काकों को समझाएं कि भाई ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੋਗੇ? ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੋਗੇ ਤੇ ਲਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਬਾਹਰ, ਇਹੀ ਲਾएंगे तो यह बचे ही ना, तो फिर की होएगा? खुदा ना खास्ता। तो अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, काकों से मोहतात रहें। काके जो उनसे हैं वो छाए हुए हैं और तबाही मचा चुके हुए हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।